हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज भी मैं वैसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेकर आई हूँ। आज है मेरे पास, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, 2019 के बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली ये मेरे पास था नहीं, तो मैं जब सर्च कर रही थी मुझे मिल गया मेरे ईयर का। मैंने ये खुद फाइनल सेमेस्टर में 2019 पे दिया है क्वेश्चन पेपर, तो मुझे मिल गया मेरा क्वेश्चन पेपर। तो मैं सोची कि ये 2019 के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों का एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है मेरे पास फाइनल DMLT एनुअल एग्जाम ऑफ 2019 क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रो बता दूं, दिस इज़ ऑफ 60 मार्क्स एंड आप लोगों को 3 घंटे मिलते हैं इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कशन करेंगे। आप इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, दैट इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो फिर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, 5 क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। आप लोग चाहते हैं अगर क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर आप लोग साइड पे देख रहे हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है, ठीक है। हम आज टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मतलब जितना कम टाइम पे बन सकता है, हमें उतना टाइम सोच रही हूँ कि उतना कम टाइम में बना सकूँ, ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन्स के पास चलते हैं। तो लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है, उसको वर्ड को पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पैथोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर बायोकेमिस्ट्री हो, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को वर्ड को डिफाइन करना है, ठीक है। तो वर्ड में आप लोग अगर देखोगे लाइपोप्रोटीन्स, लाइपो यानी कि लिपिड से याद आता है, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन हमारा बनता है विच इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, लिपिड्स विच कंटेन प्रोटीन्स। तो लिपिड होते हैं, लिपिड प्रोटीन को क्यों कंटेन करें? एब्सोल्युटली, योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट यहाँ पे मैं आंसर बता दूँ, लिपिड जो है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और जो हमारे लिपिड होते हैं उसको ट्रांसफ़र करना भी पड़ता है, उसको ब्रेन में जाना होता है, अदर ऑर्गन्स में जाना होता है, तो उसी के लिए ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये कैसे इनसॉल्युबल है वाटर में, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये कैसे फ्लो करेगा? ऑब्वियसली इसलिए ये क्या करता है ना, डिपेंडेंट एज ए पैरासाइट। इसको तुम अगर उसको माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा देखोगे, सो इट अटैचेस टू प्रोटीन्स सो दैट एज ए पैरासाइट, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये दैट इज़ बिकम सॉल्युबल। क्या हो सकता है उसके बाद, उसके ब्लड स्ट्रीम में ये फ्लो करके कहीं पे भी जा सकता है, ब्रेन हो, अदर ऑर्गन्स हो। तो इसीलिए आप लोग अगर देखोगे लाइपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो लाइपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो फॉस्फोलिपिड लेयर है, अपोप्रोटीन्स जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज अपोप्रोटीन्स। आउटर बाउंड्री में जो है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड लेयर, एंड उसके अंदर में इट कंटेन्स ट्राई ग्लिसरॉल्स और ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं उनका मेन कंपोनेंट यही होता है। उसके सेंटर पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो उसके सेंटर पे रहता है ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो होते हैं लाइपोप्रोटीन्स, थोड़ा बता दूं, इसके एक्सप्लेनेशन कर दूं थोड़ी। लाइपोप्रोटीन जो है ना, दैट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड श्योर सेट क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। इसमें से कुछ भी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं उसके बाद आप लोगों के टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स में। तो टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स में यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स है देयर। फर्स्ट वन इज द काइलोमाइक्रोन, second one is the VLDL, third one is the LDL and last one is the SDL, that is the good cholesterol। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि काइलोमाइक्रोन्स जो है, दिस इज ए टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से हमारा काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन सिंथेसाइज होता है। उसका काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू टिश्यूज। जैसे कि ये सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन से, तो इंटेस्टाइन में जितने भी लिपिड्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट टू टिश्यूज, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यूज। और उसके बाद हमारा आता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम लीवर, एंड इसका काम क्या है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स दैट ट्राइग्लिसराइड्स बट एंडोजिनसली, इट ट्रांसपोर्ट्स एंडोजिनसली द ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यूज, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग याद रख लो। काइलोमाइक्रोन्स एंड VLDL में डिफरेंस यही होता है कि हमारा जो ट्राइग्लिसराइड्स ट्रांसपोर्ट होता है, VLDL में एंडोजिनसली ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप में, दैट इज़ द LDL। LDL का क्या मतलब होता है, दैट इज़ अ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है, इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम VLDL। VLDL का एक पार्ट है जो कि सिंथेसाइज होता है, ठीक है। सो इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि मैं बताई थी कि लाइपोप्रोटीन्स क्या कंटेन करते हैं, it contains triglycerides as well as cholesterol। तो triglyceride is transported by first chylomicrons and VLDL,
whereas this cholesterol is transported by LDL। ठीक है, तो LDL इसका क्या काम है? ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यूज, सो दिस इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों को वाइवा में 1 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हिच वन इज द बैड कोलेस्ट्रॉल? LDL। क्यों बैड कोलेस्ट्रॉल है? बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यूज। अगर टिश्यूज में हमारे कोलेस्ट्रॉल मतलब इकट्ठा हो जाए तो इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। और उसके बाद आप लोगों का 4th आता है SDL। SDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल, बट इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज टू द लीवर। थोड़ा सा SDL के बारे में समझ लो क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसका क्या काम होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे जो टिश्यूज़ में जितने हैं, अगर वो ट्रांसपोर्ट होकर लीवर में आ जाता है, लीवर क्या करता है ना, उनको वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उसको इनटॉक्सिफाई कर देता है। सो दिस इज़ गुड फॉर अस। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा है। कौन सा गुड लाइपोप्रोटीन कौन सा है? दैट इज़ द SDL। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे भी याद रख लो। SDL इज़ द गुड कोलेस्ट्रॉल, फिर LDL इज़ द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये हो गया आप लोगों का लाइपोप्रोटीन्स। तो लाइपोप्रोटीन के बाद हम लोग चलते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, दैट इज़ जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, हाइपोनेट्रीमिया। तो पहले मैं बताई थी जैसे कि वर्ड को पहले डिफाइन करना है। अगर जितना वर्ड को डिफाइन करोगे उतना आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, इजी हो जाएगा आप लोगों को। उसको बिना रट के भी आप लोग उसका मीनिंग बता सकते हो। ठीक है, तो हाइपो क्या मतलब होता है? डिक्रीज, लेस। हाइपर इसका अपोजिट है, हाइपर मतलब इंक्रीज। तो हाइपो यहाँ पे लिखा है तो मतलब डिक्रीज। तो क्या डिक्रीज हो गया यहाँ पे? नाट्रेमिया। नाट्रेमिया मतलब सोडियम। सोडियम यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो सोडियम क्या होता है? सो इट इज़ अ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इलेक्ट्रोलाइट हमारा उसका क्या काम होता है सोडियम का? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। वाटर का जो बैलेंस रहता है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर सोडियम लेवल। सो इसका डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे? अकर्स व्हेन द सोडियम कंसंट्रेशन लेवल इन योर ब्लड इज लो। ब्लड में आप लोगों का अगर सोडियम लेवल कम हो जाता है, यू कैन कॉल इट एज हाइपोनेट्रीमिया। पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लिया, ठीक है। सेकंड आप लोग उसका फंक्शन लिख लिए कि इट रेगुलेट्स द वाटर अमाउंट इन आवर बॉडी इन एंड अराउंड सेल्स, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को कॉज लिखना है। ये मतलब हाइपोनेट्रीमिया क्यों हो सकता है, मतलब किस कंडीशन में हो सकता है। अगर आप लोग कुछ भी वाटर के पिल्स ले रहे हो, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो, तो ऐसे अगर वाटर पिल्स ले रहे हो तो भी आप लोगों का हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। ड्रिंकिंग टू मच ऑफ वाटर इज ऑल्सो ए कॉज, क्योंकि अगर आप लोग क्या करोगे ना, ज़्यादा पानी पियोगे तो इट डाइल्यूट्स द सोडियम लेवल इन आवर बॉडी, तो इससे भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर प्रॉब्लम अगर आप लोगों को हुआ है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जैसे डिसीज़ अगर हुआ है, तो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप लोगों का नहीं हो सकता। मतलब इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों का हाइपोनाइट्रेमिया हो सकता है, सोडियम लेवल कम हो सकता है, ठीक है। और एक भी रीज़न बता दूं, आप लोगों का अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो भी आप लोगों के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग कभी भी डायरिया में हुए हो, डिसीज़ आप लोगों को डायरिया हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा आप लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, जैसे कि NaCl और सोडियम क्लोराइड आप लोग जो लेते हो, दैट इज़ सोडियम वहाँ पे होता है। क्यों होता है? इट बिकॉज इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे कॉजेस क्यों होते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हमारे सोडियम लेवल नॉर्मल रेंज कितना है? इट इज़ बिटवीन 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इसका जो नॉर्मल रेंज है। तो फिर अगर हाइपोनेट्रीमिया आप लोगों को हो रहा है, देन क्या क्या सिम्टम्स आप लोगों में दिखाई दे सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नोजिया हो सकता है। नोजिया का क्या मतलब होता है? मतलब अर्ज टू वोमिट, मतलब वोमिटिंग हुआ नहीं है बट इट्स ए अर्ज, ठीक है। नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों का क्या होगा ना, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया डिसीज। क्योंकि जैसे कि हमारा जो सोडियम लेवल है, इट इज़ ए इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, ये इसके बहुत सारे काम हैं। सोडियम प्लेज द इम्पोर्टेंट की रोल इन आवर ह्यूमन बॉडी। क्या करता है? इट मेंटेन्स हमारा फ्लूइड बैलेंस जो रहता है उसको मेंटेन करता है। इट सपोर्ट्स ऑल्सो नर्व्स एंड मसल फाइबर्स, और उसके बाद ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो इसी के वजह से हमारा जो सोडियम है उसको एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। देखो आप लोगों के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम लोगों का हाइपोनेट्रीमिया खत्म होने के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन हम ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते रहते हैं बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में, ठीक है। चाहे वो सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ,
बट फिर भी आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि, क्योंकि अगर हाइपोनेट्री में आप लोगों का क्वेश्चन आता है तो पहले आप लोग डेफिनेशन लिखोगे, नॉर्मल रेंज लिखोगे, कॉज लिखोगे, साइंस एंड सिम्टम्स लिखोगे, ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों को लिखने से 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये जो आप लोगों का ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज HbA1c। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ जहाँ जैसे कि आप लोगों को पता होगा इट इज़ ए कॉमन डिसीज़ आजकल, जैसे कि, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, डायबिटीज़ 2 to 3 मंथ्स में, पास्ट 2 to 3 मंथ्स में आप लोगों को कितना कंट्रोल हुआ है हमारा ग्लूकोज लेवल, इट इज़ टेस्टेड बाय दिस HbA1c। अगर HbA1c आप लोगों का ज़्यादा रहता है, इट मीन्स आप लोगों का डायबिटीज़ जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, वो भी ज़्यादा हो रहा है तुम्हारे आपके बॉडी में, ठीक है। तो HbA1c, सो इट इज़ ए इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट। उसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसका HbA1c क्यों बोला जाता है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस HbA1c। तो ये जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब होता है, हीमोग्लोबिन दैट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड कर्पस्कल्स और RBCs। उसके अंदर RBC के अंदर में हमारा हीमोग्लोबिन रहता है, विच इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन आर सेल्स। हमारे सेल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहे हैं, दैट इज डन बाय आर हीमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट इन द RBC। ग्लूकोज ए टाइप ऑफ शुगर दैट इज प्रेजेंट इन आर बॉडी। कभी कभार ये क्या करता है ना, ग्लूकोज स्टक टू आवर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे प्रेजेंट है RBC के अंदर में। अगर शुगर हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, अगर हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन दैट इज़ अटैच्ड विद दिस ग्लूकोज। तो इसको अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पास्ट 2 to 3 मंथ्स में डायबिटीज़ का जो शुगर लेवल का जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हुआ है या फिर अब नॉर्मल हुआ है, हमें पता चल जाएगा। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 to 3 मंथ्स के बीच में ही क्यों। देखो, RBC के अंदर में हमारे जो हीमोग्लोबिन रहते हैं वो भी ऑब्वियसली 120 डेज तक ही रहेंगे, टिल द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर RBC। तो जैसे कि ये ग्लूकोज भी अटैच है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये भी क्या करेगा, इट ऑल्सो डाइज व्हेन द RBC डाइज, ठीक है। इट कैन बी सोन इन दिस टेस्ट, इट इज कॉल्ड एज HbA1c और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये आप लोगों का हो गया ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। बट आप लोगों को नॉर्मल रेंज भी लिखना है। अगर आप लोग HbA1c का नॉर्मल रेंज लिखोगे, देन यू कैन सी दैट नॉर्मल रेंज जो रहेगा आप लोगों का 4% to 5.6%। इसको परसेंटेज में आप लोग लिख सकते हो। तो 4% to 5.6% में आप लोगों का अगर HbA1c का रिजल्ट रहता है, देन इट इज़ नॉर्मल। बट अगर आप लोगों का 5.7% से 6.4% के अंदर में आप लोगों का HbA1c का रिजल्ट आता है, इसका मतलब यू आर प्रोन टू डायबिटीज़ आप लोगों को हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद उससे अगर हायर हुआ, देन यू आर डायबिटिक पेशेंट। तो ये आप लोगों का HbA1c यहाँ पे आप लोगों का ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को नॉर्मल रेंज भी लिखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। क्रिएटिनिन, it is a waste product produced in the human body during muscle breakdown। मसल ब्रेकडाउन के टाइम पे इट इज़ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारे बॉडी से। तो ये क्या हो जाता है ना, किडनी में फिल्टर होकर यूरिन में पास हो जाता है। तो किडनीज फिल्टर दिस क्रिएटिनिन फ्रॉम द ब्लड टू द यूरिन एंड रीअब्जॉर्ब ऑलमोस्ट नन ऑफ इट। उसके जहाँ पे आप लोगों को पता होगा किडनी में हमारा ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर होता है एंड उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। बट यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन क्रिएटिनिन जो होता है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता, क्योंकि इट इज़ ए वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसको यूरिन में पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर क्रिएटिनिन टेस्ट आप लोग जानते होंगे, बट यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड द किडनी कैन फ्री क्रिएटिनिन ईच मिनट। इसका मतलब होता है 1 मिनट में हमारा जो किडनी है वो ब्लड को कितना क्रिएटिनिन फ्री कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। 1 मिनट में कितना फ्री कर सकता है क्रिएटिनिन हमारे ब्लड को फिल्टर करके, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो इसका नॉर्मल रेंज भी हमको जानना चाहिए। सो द नॉर्मल क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, मतलब वीमेन में इसका रहता है 95 ml। मतलब ईच मिनट में हमारा बॉडी जो है वीमेन का फिल्टर करता है क्रिएटिनिन 95 ml, वेरएज मेल का यानी मेन का क्या होता है 120 ml पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में किडनी फिल्टर 95 ml to 120 ml ऑफ
क्रिएटिनिन, ठीक है, ब्लड को क्लियर करता है, फ्री करता है फ्रॉम क्रिएटिनिन। तो ये आप लोगों का हो गया क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। अगर आप लोग चाहते हो इसका प्रोसीजर भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉजेस ऑफ प्रोटीन्यूरिया। वर्ड को डिफाइन करो। ऑब्वियसली प्रोटीन्यूरिया पहले उसका डेफिनेशन जानना चाहिए, उसके बाद कॉज हम जानेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन्यूरिया क्या होता है ना, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। हम लोगों का प्रोटीन ब्लड में अगर ज़्यादा है देन इट्स ओके, बट अगर ये यूरिन में ज़्यादा हो जाता है तो उसका दिस इज़ ए डिसीज़, इसको हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो प्रोटीन हमारे यूरिन में क्यों ज़्यादा हो सकते हैं, देखो, तो हमारे बॉडी में किडनीज दे फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एक्सेस वाटर। तो आप लोगों का यहाँ पे प्रोटीन भी हमारा क्या होता है ना, फिल्टर होके आता है, बट उसके बाद क्या होता है ना, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बट अगर आप लोगों के ग्लोमेरुलस में अगर प्रॉब्लम होगा तो अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाएगा हमारा जो प्रोटीन, तो ये क्या करेगा ना, इट इज़ एक्सेस उसका दिखेगा प्रोटीन इन यूरिन। प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बहुत कुछ काम करते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड हमारे बोन्स एंड मसल्स, इट हेल्प्स टू रिपेयर द टिश्यूज, इट बैलेंस हमारे फ्लूइड बैलेंस भी प्रोटीन हमारा रखता है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अगर हमारा प्रोटीन ही मतलब ब्लड स्ट्रीम में ना रह के अगर ये हमारे यूरिन में पास हो जाए तो ये क्या, सो इट इज़ ए डिसीज़, ठीक है। तो प्रोटीन्यूरिया एक डिसीज़ है। सो इफ प्रोटीन एंटर इनटू यूरिन इट बिकम्स अनहेल्दी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर ग्लोमेरुलस अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो आप लोगों को ये भी लिखना पड़ेगा कि नॉर्मल रेंज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, हमारे यूरिन में प्रोटीन का नॉर्मल रेंज कितना है, इट इज़ लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे। तो हमारे जो प्रोटीन्यूरिया क्यों हो सकते हैं, मतलब कॉज क्या है इसका। पहले तो ये अगर रिलेटिवली बेनाइन मतलब, ठीक है, और अदर मेडिकल कंडीशंस जैसे कि आप लोगों का डिहाइड्रेशन, इन्फ्लामेशन, ये सब भी कॉजेस ऑफ दिस प्रोटीन्यूरिया। तो उस पर आप लोगों को कौन से साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन ज़्यादा के टाइम लगता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उसके बाद टायर्डनेस, स्वेलिंग ऑफ फेस, फीट, ठीक है, स्वेल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा फेस पे, बेली पे, फिट पे, ठीक है, और लॉस ऑफ एपीटाइट, ये सब कुछ सिम्टम्स है ऑफ दिस प्रोटीन्यूरिया, ठीक है। इतना लिखने से आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टेस्ट फॉर रीनल ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट में आप लोगों का जितना आ गया यूरिया टेस्ट, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, बट आप लोगों को यहाँ पे ये पूछा गया है टेस्ट फॉर रीनल ट्यूबुलर फंक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो चलिए चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। ये आप लोगों को शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताना कि आप लोग इसको क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज़ द रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बी दिया गया है, when free acid level is greater than 45 milli equivalents per liter patient is suffering from। तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है जहाँ पे आप लोगों का फ्री एसिड लेवल लेस देन रहता है 45 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो इसका आंसर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल रेंजेस फ्रॉम, ऑब्वियसली अभी मैं बताई थी सोडियम लेवल कितना से कितना होना चाहिए, इट इज़ 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, नॉर्मल सेरम बिलिरुबिन लेवल इन अडल्ट्स इज, आंसर क्या होगा 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मैटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी लीड्स टू व्हिच डिसीज इन द न्यूबॉर्न बेबी। अगर मैटरनल टाइम पे मदर को अगर आयोडीन डेफिशिएंसी रहता है तो नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी में कौन सा डिसीज हो सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जनरल नॉलेज में के लिए भी ये इसको जानना है। इसका आंसर होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस व्हिच एनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जो है वो कौन सा एनीमिया कॉज करता है। सो द आंसर इज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्लाज्मा लेवल ऑफ
व्हाट इज एस्टिमेटेड टू डिटेक्ट लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। यही क्वेश्चन देखो हम लोग डिस्कशन किए ही थे। ब्लड शुगर हमारा जो रहता है जिसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, अदरवाइज कॉल्ड एज HbA1c। मतलब पास्ट 2-3 मंथ में, मतलब लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ को कंट्रोल रेगुलेशन चेक करने के लिए हम HbA1c ही करते हैं। तो इसका आंसर होगा HbA1c। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज DNA स्टैंड्स फॉर। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पर एज RNA स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेस। आप लोगों का सिलेबस में विटामिन चैप्टर तो है ही, तो विटामिन A, B, C, D मतलब उस पर डेफिशिएंसी कौन सा डिसीज़ होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा विटामिन किस वेजिटेबल्स या फिर उसका फूड मटेरियल्स कहाँ से मिलता है हमें इसको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन C कॉजेस स्कॉर्वी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सेरम TSH लेवल इज इंक्रीज्ड इन। TSH लेवल आप लोगों का कौन सा डिसीज़ में इंक्रीज हो जाता है? हाइपोथायराइडिज्म में। तो ये थोड़ा आप लोग याद रख लो कि सेरम के TSH लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पूछा है सेरम TSH लेवल इज इंक्रीज इन हाइपोथायराइडिज्म, मतलब हाइपोथायराइडिज्म में आप लोगों का TSH लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म में वाइस वर्सा सेरम TSH लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों का खत्म हो गया। उसके बाद चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है 2 मार्क्स का। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच सिंगल टेस्ट इज अप्रोप्रिएट टू मॉनिटर थायराइड फंक्शन। थायराइड ग्लैंड से हमारा जो थायराइड हार्मोन सिक्रेट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज T3 ट्राईआइडोथायरोनिन एज वेल एज T4 थायरॉक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कौन सा सिंगल टेस्ट करने से हम लोगों को पूरा का पूरा थायराइड फंक्शन का पूरा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH हमारा अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल थायराइड फंक्शन का, टोटल एवरीथिंग। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इन क्रोनिक रिनल फेलियर। तो रिनल फेलियर का मतलब होता है किडनी डिसफंक्शन। अगर आप लोगों का किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पूछा गया है क्रोनिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा से किडनी आप लोगों का ख़राब हो गया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या हो सकता है? ऑब्वियसली इट इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, नेम द एंजाइम टू बी एस्टिमेटेड टू डायग्नोज क्रोनिक अल्कोहलिज्म। तो जो लोग अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उनका क्रोनिक अल्कोहलिज्म दिखाई देता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम कौन कौन से एंजाइम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग लिख सकते हो GGT एंड AST। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो GGT का मतलब होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, वेर एज AST का मतलब होता है एस्पार्टेट ट्रांसफरेज। ये दोनों एंजाइम्स हैं जो कि आप लोग क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में ये एंजाइम आप लोग टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, व्हिच प्रोटीन इज एक्सक्रीटेड इन नॉर्मल यूरिन। नॉर्मल यूरिन में हम लोगों का प्रोटीन हम लोग डिस्कस ही किए प्रोटीन यूरिया में कि नॉर्मल प्रोटीन रेंज हमारा रहता है लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा प्रोटीन नॉर्मली एक्सक्रीट होता है इन द यूरिन। एल्बुमिन तो होता ही है, बट स्पेशली आप लोगों को आंसर लिखना है तो इसका स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, TAMM टम हर्सफेल स्पेस दो थोड़ा HORSFALL, दैट इज टॉम हर्सफेल प्रोटीन विच इज़ नॉर्मली सिक्रेटेड इन द यूरिन। अब फिर हम पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना। तो लास्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग पे जो क्वेश्चन था एंडिंग पे वही क्वेश्चन मैं बता चुकी थी कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आप लोगों का मैं पहले से बता चुकी हूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन क्या होता है, 4 टाइप्स का मैं बताई थी, काइलोमाइक्रॉन, LDL, VLDL एंड SDL। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? SDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। क्यों है? बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज टू द लीवर।
टिश्यूज़ में आप लोगों के जितने भी कोलेस्ट्रॉल रहते हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट करके लीवर में ले आता है, क्योंकि तो लीवर पे क्या होता है ना, डिटॉक्सिफाई होता है, तो ये इसीलिए उसको एसडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ठीक है, तो फाइनली मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि ये क्वेश्चन आने वाला है, देखो यहाँ पे भी आ गया। तो ये था क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी करो आप लोगों को कितना मार्क्स मिले इसे, जो फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आप लोग मतलब खुद से एक टेस्ट दिए तो आप लोगों को कितना मार्क मिला। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम ID इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे मैं आप लोगों को अगर कुछ नोट्स चाहिए तो वहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।